हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में ब्रिटिश राज के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि अब ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए जाके जो पहले वाले पार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा जो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव है वो पारित किए गए? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मौलिक और राष्ट्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है उनका प्रस्ताव पारित किया था? कराची अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कराची अधिवेशन 1931 में जो कांग्रेस है उन्होंने मौलिक अधिकार से संबंधित और राष्ट्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है उनसे संबंधित प्रस्ताव को पारित किया था। कराची अधिवेशन 1931 में। सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि अभी ऊपर हमने क्वेश्चन को करवाया था, कराची अधिवेशन किस लिए लागू पारित किया गया था? मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के लिए। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो कि मार्च 1931 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। ए, स्ट्रेची आयोग, लियाल आयोग, मैकडोनल्ड आयोग, वुडहेड आयोग। तो आपको इनको मिलाना है कि कौन से गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे जब अकाल आयोग जो है बनाए गए थे। तो इसमें से हम आपको सीधा राइट आंसर बता दे रहे हैं, तो इनका आप मिलान कर लीजिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बंगाल में। ठीक है, तो जो भीषण अकाल पड़ा था 1942-43 में वो बंगाल में पड़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ उद्योग धंधे दिए गए हैं। जैसे ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, कोयला, लोहा इस्पात, मशीनों के पुर्जे, सूती कपड़ा। तो इनमें से कौन से जो उद्योग धंधे हैं वो ब्रिटिश काल में विकसित हुए थे? ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप चूज करके सही आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 5। ठीक है, 5 का हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 5। सूती कपड़ा, लोहा इस्पात, कोयला और जूट उद्योग धंधे ब्रिटिश काल में विकसित हुए थे। सिक्स क्वेश्चन है, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 में बनाई गई थी राष्ट्रीय योजना समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे? VKRV राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। 7 है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? अकाल संहिता कब बनाया गया था? 1879, 1881, 1883, 1885। इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा सी, 1883 में। ठीक है, अकाल संहिता कब बनाया गया था? 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किस समय हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो। तो राइट आंसर 8 का हो जाएगा डी, लॉर्ड मेयो के समय में भारत में विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है 9, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925, 1929, 1858, 1935। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 9 का हो जाएगा ए, 1925 में। 10th क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली? 1813, 1833, 1853, 1858। तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा बी, 1833 में भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी ब्रिटिश नागरिकों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 11th है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, R.G. भंडारकर, रजनीपाम दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? 11 का हो जाएगा बी, रमेश चंद्र दत्त, R.C. दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? 1809, 1913, 1916, 1919। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? 12 का हो जाएगा बी, 1913 से। 1913 से।
13 क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ई थॉमसन, डी टी गैराट, हेराल्ड लास्की, कार्ल मार्क्स। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? 13 का हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। 14 है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, सी है धन के निकास, और डी है नील ही द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। तो इसका राइट आंसर 14 का हो जाएगा सी, धन के निकास। ठीक है, धन को, जो धन है उसको ब्रिटिश ले जाया जाता था, तो उसको उन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। 15 है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? एम जी राणा ने, रमेश चंद्र, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित हैं प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। 17 है, आपको यहाँ पर कुछ भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, ये बताना है। ए दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम जी राणा ने, डी एन गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले या के टी साय। तो इनमें से कौन शामिल था भारतीय अर्थविदों में? तो इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी जो थे वो अर्थविद थे, भारतीय अर्थविद थे। 10th है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में सभी औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 1911, 1913, 1916, 1923। भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1916। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1903, 1905, 1907, 1909। पहला औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सी, 1907 में। 20 है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनी मर्चेंट, टी.सी. गोस्वामी, पी.पी. वाडिया, एम विश्वेश्वरैया। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा। 21 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किसने किया था? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दादा भाई नौरोजी ने। 22 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? 22 का हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। 23 है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ए, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, बी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, डी, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या हुआ? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 24 है, इसको अच्छे से पढ़िए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो 24 है, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? इनमें से आपको बताना है कि ब्रिटिश द्वारा इनमें से कौन से उपाय हैं जो भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया 1813 से पहले। ए, जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। बी है, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। सी है, भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। डी है, मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो 1813 से पहले की आप उसमें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 24 का हो जाएगा डी, मुक्त व्यापार नीति, जो कि इसको नहीं अपनाया गया था। ठीक है, आर्थिक रूप से शोषण यहाँ पे पूछा है कि भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया, तो मुक्त व्यापार नीति।
25 क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? ए, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल या नहीं मिलता था। बी, भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का सामाजिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। और डी है कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। तो इसमें से पूछा गया है कि जो दादा भाई नौरोजी द्वारा कृति है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें प्रस्तुत किए गए जो अपवहन सिद्धांत है वो किसको इनमें से परिभाषित करता है, किस थ्योरी को परिभाषित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या कहा गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय संपत्ति या फिर कहें कुल वार्षिक उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। 26 है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठन थीं? ए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। सेकंड है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। सी है, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित में से जो कूट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो होम चार्जेस का क्या मतलब है, ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही सही है। 27 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की भारत में? तो 27 का हो जाएगा डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 28 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता है। सेकंड है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। थर्ड है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इनमें से कौन सा कथन सही है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछी थी तो इनमें तीनों सही है। किसानों द्वारा जो लगान है वो सीधे सरकार को दिया जाता था और सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। 29 है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। ए, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सेकंड है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। थर्ड है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। ए, केवल 1, 2 और 3, ये 0 लग गया है, 1 और 3, 1, 2, 3। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। उन्होंने इस बात को व्यक्त किया था कि जो ब्रिटेन है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ए, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। सी है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। डी है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।